हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस भी स्टूडेंट को नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे एक बार उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, उसके बाद में लेयर्स ऑफ आई बॉल, केविटी, असेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, मसल्स ऑफ आई बॉल, ग्लैंड्स ऑफ आईलिड, मसल्स ऑफ आईलिड, लैक्रिमल एपरेटस, लेंसेज ऑफ आई, फ्लूइड्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखते हैं आउटर लेयर। ये जो सबसे बाहर वाली है इसको बोलते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर को दूसरे नाम से भी जानते हैं। आउटर लेयर को पहले तो सबसे पहले बता दूं कि 3 लेयर होती है, आउटर, इनर एंड मिडल। तो आई बॉल हैव 3 लेयर्स। फर्स्ट आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर लेयर को दूसरे किस नाम से जानते हैं? ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा। मिडल लेयर को जानते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। मिडिल लेयर को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट। और इनर लेयर का दूसरा नाम है ट्यूनिका नर्वोसा। आउटर लेयर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं आउटर लेयर के। आउटर लेयर के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ आउटर लेयर। मिडिल लेयर के भी 3 पार्ट होते हैं और इनर लेयर का सिर्फ एक पार्ट होता है। तो बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आउटर लेयर का फर्स्ट पार्ट होता है ये स्क्लेरा। सबसे आउटर लेयर है स्क्लेरा। ये जो बाहर ब्लू कलर की दिख रही है ये सबसे आउटर लेयर है स्क्लेरा। फिर इसके बाद में आगे सेकंड पार्ट आता है, जहाँ सेकंड पार्ट है जैसे कॉर्निया। आउटर लेयर में ही आता है कॉर्निया भी। फिर थर्ड पार्ट आता है इसका लिम्बस। लिम्बस वो पॉइंट है जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया मिलते हैं, जैसे ये रहा। ये जो वाला जो पार्ट है ये है लिम्बस। तो आउटर लेयर के 3 पार्ट हो गए, स्क्लेरा, कॉर्निया एंड लिम्बस। फिर आते हैं मिडिल लेयर की ओर। मिडिल लेयर के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कोरोइड। ये रही मिडिल लेयर, जो रेड कलर वाली है ये है मिडिल लेयर। पहला होता है इसमें कोरोइड। फिर फिर आता है इसमें आइरिस। ये रहा सेकंड पार्ट आता है आइरिस। फिर थर्ड पार्ट आता है इसके अंदर सीलियरी बॉडीज। सीलियरी बॉडीज कौन सी हैं? ये वाली। ये आता है थर्ड पार्ट, सीलियरी बॉडीज। फिर आते हैं इनर लेयर की तरफ। इनर लेयर के कितने पार्ट होते हैं? इनर लेयर का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, ये रेटाइना। इनर लेयर का एक ही पार्ट होता है, रेटाइना। फ्लूइड्स ऑफ आईबॉल। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ कौन सा फ्लूइड होता है? एक्वस ह्यूमर। और पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड, यहाँ पे तो ये प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। और पीछे की साइड ये पूरा विट्रस चैम्बर है, ये वाला पूरा पीछे की साइड प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर। ये वाला जो है पीछे की साइड पूरा ये विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर आगे डिस्कस करते हैं, एक चार्ट के थ्रू बता रखे हैं। आउटर, मिडल और इनर 3 लेयर होती हैं आईबॉल की। आउटर के पार्ट होते हैं 3, स्क्लेरा, कॉर्निया, लिम्बस। मिडल के पार्ट होते हैं 3, कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस। इनर के पार्ट होते हैं 1, रेटाइना। अब इनर लेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिका नर्वोसा। मिडल लेयर इज ऑल्सो नोन एज यूवियल ट्रैक्ट या फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आउटर लेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिका फाइब्रोसा। अब बात करेंगे ऑर्बिटल कैविटी की। ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है? ऑर्बिटल कैविटी इज ए बोनी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आईबॉल। इट इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन्स।
मतलब एक बोन्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आई बोल की, जो कि फॉलोइंग मतलब इन बोन से मिलके बनी हुई होती है। टोटल 7 बोन से मिलके बनी हुई होती है। वैसे 6 ही होती हैं। एक बोन का मिनिमम रोल होता है, जैसे ये लेक्रिमल बोन का मिनिमम ही सही, लेकिन इसका रोल होता है, तो अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सब इसको लर्न करने की ट्रिक है मी FZ SP L, मतलब मैं FZ लेके गया, SP ने पकड़ लिया, L लग गई। M फॉर मैक्सिला, E फॉर इथेमोइड, F फॉर फ्रंटल, Z फॉर जाइगोमेटिक, S फॉर स्पेनोइड, P फॉर पेलेटाइन एंड L फॉर लेक्रिमल। तो इसको लर्न करने की ट्रिक है, आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। मी FZ SP L 7 बोन्स होती हैं। अब डायमीटर कितना होता है ऑर्बिटल कैविटी का? 4 to 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितनी होती है ऑर्बिटल कैविटी की? 30 ml। अब बात करेंगे एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, जो कि बाहर से आई बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आएंगे एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ आई बॉल, आई लिड, लैक्रिमल एपरेटस, आईब्रो, कंजक्टाइवा। अभी अपन इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ आई बॉल। टोटल कितनी एक्सट्रेंसिक मसल्स होती हैं आई बॉल की? 6। 6 में से अपन 4 तो होती है रेक्टस और 2 होती है ओब्लिक। जैसे कि 4 हो, अभी एक इमेज के थ्रू आपको बताता हूँ। 4 रेक्टस होती है, तो जैसे ये हो गई, और 2 ओब्लिक। सुपीरियर रेक्टस जो सबसे ऊपर होगी, सुपीरियर रेक्टस ये हो गई। फिर हो गई सबसे नीचे वाली इंफीरियर रेक्टस। फिर जो अपने नोज की तरफ, नोज की साइड में जो होती है अंदर की तरफ, वो हो गई मीडियल रेक्टस। फिर जो बाहर की साइड होती है वो हो गई ईयर की साइड में, वो हो गई लेटरल रेक्टस। इनके अलावा 2 ओब्लिक प्रेजेंट होती है, एक होती है सुपीरियर ओब्लिक, एक होती है इंफीरियर ओब्लिक। अब इनको कौन सी क्रेनियल नर्व से, कौन सी मसल कौन सी क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है, उसको भी लर्न करने की एक ट्रिक है। अब जैसे सुपीरियर रेक्टस कौन सी क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है? थर्ड से। इंफीरियर रेक्टस कौन सी क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है? ये भी थर्ड से होती है। मीडियल रेक्टस भी थर्ड से होती है, और लेकिन लेटरल रेक्टस जो होती है वो फोर्थ क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है, सिक्स्थ से। लेटरल रेक्टस सिक्स्थ क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है। अब इसको लर्न करने का एक फॉर्मूला है, LR6SO4, मतलब लेटरल रेक्टस 6 और सुपीरियर ओब्लिक्स 4, LR6SO4। बाकी जितनी भी हैं वो सारी किससे, कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है? थर्ड क्रेनियल नर्व, इन 2 के अलावा। तो 2 का फॉर्मूला हो गया LR6SO4। अब बात करेंगे मसल्स के फंक्शन और कौन सी क्रेनियल नर्व कौन सी को कंट्रोल करती है उसकी। नेम ऑफ मसल्स, सुपीरियर रेक्टस। अब सुपीरियर रेक्टस कौन सी थी? ये ऊपर वाली। ये को इसका फंक्शन क्या होता है? एलिवेशन ऑफ आई बॉल। एलिवेशन का मतलब ऊपर उठाना, जो अपन ऊपर देखते हैं वो कौन सी मसल के थ्रू? सुपीरियर रेक्टस। कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है? थर्ड। फिर आता है इंफीरियर रेक्टस, मतलब नीचे वाली। ये क्या करती है? डिप्रेशन, यानी नीचे देखते हैं इसकी हेल्प से। ये भी क्रेनियल नर्व थर्ड से कंट्रोल होती है। फिर आती है मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस यानी बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ वाली, नोज की साइड वाली। ये क्या, इसका क्या होता है? एडक्शन। एडक्शन मतलब अंदर की तरफ देखना, ये थर्ड क्रेनियल नर्व। फिर आती है लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस किससे होती है? अबडक्शन। अबडक्शन मतलब बाहर की तरफ देखना, इस साइड में देखना, ईयर की साइड में, ये भी। फिर आती है सुपीरियर ओब्लिक। ये होता है इंटोर्जन। इसका फंक्शन होता है इंटोर्जन, और इंफीरियर ओब्लिक का होता है एक्सटोर्जन। इंटोर्जन और एक्सटोर्जन के बारे में अपन इस आगे देखेंगे। इंटोर्जन, इंटोर्जन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबडक्शन प्लस डिप्रेशन। अबडक्शन प्लस डिप्रेशन मतलब अबडक्शन तो हो गया इस साइड में, और डिप्रेशन हो गया इस साइड में। मतलब इसको चिटिंग मसल्स, जब अपन चिटिंग करते हैं किसी के भी एग्जाम के अंदर, तो नीचे की तरफ देख के साइड में से देखते हैं, तो ये हो गया क्या? इंटोर्जन। इंटोर्जन का मतलब हो गया, ये अपोजिट होता है इंटोर्जन और एक्सटोर्जन। इंटोर्जन मतलब बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, और एक्सटोर्जन का मतलब ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ। तो ये क्या हो गया? इंटोर्जन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबडक्शन प्लस डिप्रेशन। इंटोर्जन इज कैरिड आउट बाय सुपीरियर ओब्लिक मसल, इज ऑल्सो नोन एज चिटिंग मसल। इसको कौन सी मसल भी बोलते हैं? चिटिंग मसल। एक्सटोर्जन क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अबडक्शन प्लस एलिवेशन। अबडक्शन प्लस एलिवेशन, जैसे कि ये हो गया
एडक्शन प्लस एलिवेशन, एडक्शन प्लस एलिवेशन में अंदर की तरफ और ये ऊपर की तरफ, यानी ऊपर जब देखते हैं तो वो हो गया क्या, एक्सटोर्जन। इट इज कैरिड आउट बाय इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। अब पढ़ेंगे ऑर्बिटल मसल्स या फिर मुल्लार मसल्स। दिस मसल इज होल्ड द आईबॉल ऑन ए फिक्स्ड एक्सिस, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल विद इन द ऑर्बिटल कैविटी। ये क्या करती है, ऑर्बिटल मसल्स आईबॉल का अंदर की तरफ मूवमेंट रखती हैं और इनको एक फिक्स्ड एक्सिस पे पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज नोन एज एन ऑप्थेल्मोज। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल फ्रॉम द ऑर्बिटल कैविटी इज मेनली ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज। अब इनवर्ड मूवमेंट तो होता है आपका बाहर की तरफ निकलना को, ये एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, और इसको बोलेंगे एक्स ऑप्थेल्मोज। अब एक इमेज के थ्रू देखते हैं अपन, ये कुछ इस तरीके से हो जाती है ग्रेव्स डिजीज के अंदर आंखें, और इसको बोलेंगे एक्स ऑप्थेल्मोज, बाहर की तरफ आ जाती हैं आंखें। फिर बात करेंगे आईलिड या फिर पाल्पेब्री। थिनेस्ट स्किन ऑफ बॉडी एक्सेप्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब बॉडी में सबसे पतली स्किन यहाँ पे ही होती है आईलिड की, किसके अलावा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा। इससे पतली स्किन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है, फिर उसके बाद में आईलिड की होती है। मिनिमल रेसिस्टेंस प्रेजेंट एज स्किन ऑफ आई, सो एडिमा डेवलप फर्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले एडिमा की प्रॉब्लम हो सकती है। द एडिमा ऑफ आईलिड इज ऑल्सो नोन एज पेरीऑर्बिटल एडिमा। पेरीऑर्बिटल एडिमा क्या होता है कि अपने आईलिड के चारों तरफ कोई भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं पेरीऑर्बिटल एडिमा। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे पूरा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पेरीऑर्बिटल एडिमा। ये यहाँ से ऐसे हो जाएंगी आईलिड, तो ये हो गया पेरीऑर्बिटल एडिमा। फिर अब बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ आईलिड। ग्लैंड्स ऑफ आईलिड के अंदर सबसे पहले देखेंगे ग्लैंड्स प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ आईलिड। टू ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ आईलिड। अब आईलिड के मार्जिन्स मतलब जैसे कि ये आई है अपनी, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करेंगे। मार्जिन्स मतलब साइडों के अंदर, कोनों के ऊपर जो भी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो है। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगी ग्लैंड ऑफ जिस एंड ग्लैंड ऑफ मोल। दीज ग्लैंड सीक्रेट वाटरी सब्सटेंस विच हेल्प टू कीप आईलेसिस मॉइस्ट। अब ये क्या करती है, ये ग्लैंड मतलब एक वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती है जिससे कि अपने आईलेसिस जो होती हैं उनके अंदर हमेशा मॉइस्चर रहता है। जैसे आप अपन हाथ लगा के चेक करें तो अपनी आई लिड्स हमेशा ऐसे मॉइस्चर मिलेगा वहाँ पे। लोकेज ऑफ सीक्रेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज नोन एज टाई या फिर हाइड्रोलम। मतलब अगर ये इन सीक्रेशन होना बंद हो जाए या फिर लॉक हो जाए तो ये डिजीज होती है जिसको बोलेंगे अपन स्टाई या फिर हाइड्रोलम। स्टाई इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट एट मार्जिन्स एंड पेनफुल कंडीशन। जैसे कि मार्जिन्स पे होती है ये है स्टाई, ये जो यहाँ प्रेजेंट है स्टाई या फिर इसको हाइड्रोलम बोलते हैं, मार्जिन्स पे प्रेजेंट होती है उसको। ये पेनफुल कंडीशन है, एक मार्जिन्स पे अपने हो जाती है कई बार, तो ये एक पेनफुल कंडीशन है। स्टाई इज ए कलेक्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट एट मार्जिन्स, इट इज़ ए पेनफुल कंडीशन। फिर दूसरी बात करेंगे ग्लैंड्स प्रेजेंट अवे फ्रॉम मार्जिन्स। अब मार्जिन्स के अलावा, अब जैसे ये आई का स्ट्रक्चर है तो इसके अलावा जैसे यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है मिडिल के अंदर उसको बोलते हैं ग्लैंड्स प्रेजेंट अवे फ्रॉम मार्जिन्स। इसके अंदर भी दो ग्लैंड्स आती है, मेबोमियन ग्लैंड एंड टार्सल ग्लैंड इज प्रेजेंट। दिस ग्लैंड सीक्रेट फैटी सब्सटेंस which create a extra lining over tear and make tear long lasting। ये क्या करती हैं कि टीयर के ऊपर एक फैटी लेयर बनाती हैं जो कि उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ब्लॉकेज ऑफ सीक्रेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ दीज ग्लैंड इज नोन एज चैलेजियन। मतलब अगर ये वाली ग्लैंड जो है मेबोमियन ग्लैंड एंड टार्सल ग्लैंड जो है इनका ब्लॉकेज हो जाए या फिर सीक्रेशन बंद हो जाए तो उस प्रॉब्लम को बोलेंगे चैलेजियन। चैलेजियन इज ए कलेक्शन ऑफ फैटी सब्सटेंस अवे फ्रॉम मार्जिन एंड पेनलेस कंडीशन। मतलब कोई भी फैटी सब्सटेंस जैसे कि पस का फॉर्मेशन हो जाना या फिर कोई भी लंप का फॉर्मेशन हो जाना मार्जिन्स के अलावा, ये तो हो गए मार्जिन्स के अलावा जैसे कि ये यहाँ पे हो रही है इसको बोलेंगे चैलेजियन।
इसके बाद बात करेंगे मसल्स ऑफ आईलिड। मसल्स के अंदर दो मसल्स होती हैं आईलिड की। ओनली अपर आईलिड इज मूवेबल, मतलब सिर्फ अपनी ऊपर वाली आईलिड को अपन मूव कर सकते हैं, नीचे वाली नहीं हिलती है। अपन जैसे पलके झुकाते हैं तो सिर्फ ऊपर वाली आईलिड मूव करती है, नीचे वाली नहीं करती। इसके दो टाइप होते हैं, लीविएटर पाल्पेब्री एंड ओर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। लीविएटर पाल्पेब्री का फंक्शन होता है ओपनिंग ऑफ आईलिड। लीविएटर पाल्पेब्री क्या करेगी, आंख को खोलने का काम करती है, और ओर्बिकुलरिस ओक्यूलाई क्या करती है, आंख को बंद करने का काम करती है। लीवेटर इससे याद रख लेना, लीवेटर मतलब उठाना। लीवेटर से जैसे एस्केलेटर नहीं होता अपने मॉल वगैरह में या बिल्डिंग के अंदर, वो ऊपर ले जाने का काम करता है, तो यानी उठाना। ओपनिंग ऑफ आईलिड। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई तो क्लोजिंग ऑफ आईलिड। लीवेटर पाल्पेब्री is supplied by cranial nerve third and orbicularis oculi is supplied by cranial nerve seventh. इफ क्रेनियल नर्व डैमेज, अगर थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो टोसिस हो जाएगा। टोसिस मतलब लिवियर, ये आईलिड जो है वो ओपन ही नहीं होगी, हमेशा बंद ही रहेगी। और अगर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जब ये सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई तो क्या होगा, हमेशा आंखें खुली हुई रहेंगी, बंद नहीं रहेंगी। इससे क्या होगा, ड्राई आइज, कोरोनियल अल्सर, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ब्लेफराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ eyelid is known as blepharitis. Inflammation of eyelid is known as blepharitis. और एक्सटोर्जन क्या होता है, आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड इज नोन एज एक्सटोर्जन। जैसे एक इमेज से देखते हैं अपन, अब जैसे ये आईलिड बाहर की तरफ लटक गई तो ये क्या होगा, एक्सटोर्जन, मतलब बाहर की तरफ ये लटक रही है। आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड इज नोन एज एक्सटोर्जन। इंटोर्जन क्या होता है, इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड, मतलब आईलिड अंदर की तरफ चली जाएगी। जैसे कि ये देखो, अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, तो दिस इज नोन एज एंटोर्जन। एंट्रोपियन। फिर आ गया मेड्रोसिस, डिसअपियरेंस ऑफ आईलेसिस। आईलेसिस का डिसअपियर हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, मेड्रोसिस। अब देखो इसके कहीं पे भी आईलेसिस नहीं है, डिसअपियर हो गई पूरी, तो इसको बोलेंगे मेड्रोसिस। फिर इसके बाद में बात करते हैं लेक्रिमल एपरेटस की। लेक्रिमल एपरेटस, लेक्रिमल एपरेटस क्या होता है, लेक्रिमल एपरेटस मीन्स आई का टीयर सिस्टम होता है। इट इज ए आईज टीयर सिस्टम, ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड डक्ट्स दैट प्रोड्यूस टीयर एंड ड्रेन देम अवे। और क्या काम करता है ये, जैसे कि अपने आईज को मॉइस्ट रखता है, क्लीन रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ये होता है लेक्रिमल एपरेटस। अब एक फ्लो चार्ट से इसको देखेंगे, ड्रेनेज ऑफ टीयर। ड्रेनेज ऑफ टीयर किसके थ्रू होता है, लेक्रिमल ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, वन इन ईच आई, responsible for tear production and situated lateral and superior of eyeball. lateral and superior, lateral मतलब बाहर की तरफ एंड superior of eyeball. lacrimal duct 6 to 12 in each eye, it connect lacrimal gland to cornea. lacrimal duct क्या होते हैं, 6 से 12 होते हैं नंबर में, और ये क्या करते हैं, लेक्रिमल ग्लैंड को कॉर्निया से कनेक्ट करते हैं। लेक्रिमल ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये रही लेक्रिमल ग्लैंड। और लेक्रिमल डक्ट कौन से होते हैं, ये 6 से 12 नंबर में रहते हैं, जो क्या करते हैं, लेक्रिमल डक्ट को कॉर्निया से कनेक्ट करते हैं, लेक्रिमल ग्लैंड को। फिर बात करते हैं, टीयर रीचेज एट कॉर्निया एंड वॉश आउट कॉर्निया बाय हेल्प ऑफ आईलिड। उसके बाद में टीयर कहाँ पे जाता है, कॉर्निया के पास, और आईलिड को वॉश करता है। टीयर ड्रेन आउट फ्रॉम आई वाया ए ओपनिंग नोन एज पुंक्टा या फिर लैक्रिमल पुंक्टम। लोकेशन ऑफ पुंक्टा इज इनर कैंथस ऑफ आई। टीयर कहाँ से बाहर जाएगा, पुंक्टा से। ओपनिंग पुंक्टा, पुंक्टा कहाँ होता है, ये रहा, यहाँ पे होता है पुंक्टा, इस जगह पे, ये है पुंक्टा। टीयर ड्रेन आउट, पुंक्टा इज कनेक्टेड टू लेक्रिमल सैक वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर कैनकुलाई। लेक्रिमल सैक टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ टीयर। फिर इसके बाद क्या होगा, नेजो लेक्रिमल डक्ट स्टार्ट फ्रॉम लेक्रिमल सैक एंड ओपन इनटू नोज। अब इस नेजो लेक्रिमल डक्ट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर, जो स्टार्ट होती है लेक्रिमल सैक से और ओपन कहाँ होती है, नोज के अंदर।
द pH ऑफ टीयर इज 6.5 to 7.5, एक अप्रोक्स माने तो 7 भी बोल सकते हैं, 7 pH, लेकिन एक रेंज में बोले तो 6.5 to 7.5। प्रोडक्शन रेट पर पर मिनट कितनी होती है, 2 माइक्रोलीटर पर मिनट। टीयर प्रोडक्शन कंट्रोल बाय सेवंथ क्रेनियल नर्व एंड फिफ्थ क्रेनियल नर्व। अब इसमें भी मेनली कौन सी होती है, अगर एक ही पूछे तो सेवंथ क्रेनियल नर्व को करना है अपने को। फिर होता है डेक्रोडेनाइटिस, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड इज नोन एज डेक्रोडेनाइटिस। फिर बाद में आता है डेक्रोसिस्टाइटिस, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लेक्रिमल सैक इज नोन एज डेक्रोसिस्टाइटिस। कंपोजिशन ऑफ टीयर, अब टीयर किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, 99.5% तो इसके अंदर होता है वाटर, और 0.5% होता है सॉलिड सब्सटेंस लाइक NaCl, IgA, लाइजोसोम्स, ये सब। टीयर का फंक्शन क्या होता है, वाश आउट ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया को साफ करने के काम आते हैं, और डिफेंस फंक्शन होता है, जैसे कि अपनी आंख में कुछ गिर गया तो टीयर का प्रोडक्शन होगा और उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। अब आईब्रो, आईब्रो क्या होता है, द स्पेस बिटवीन बोथ द आईब्रो इज ग्लेबुला, मतलब दोनों आईब्रो के बीच के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ग्लेबुला। जहाँ पे अपन तिलक लगाते हैं उस उस प्लेस को बोलते हैं ग्लेबुला। अब जैसे कोई भी तिलक लगाए तो कहाँ लगाएगा, वो ग्लेबुला पे। क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेशन ऑफ आईब्रो, सेवंथ क्रेनियल नर्व। कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है आईब्रो को ऊपर उठाने के लिए, सेवंथ क्रेनियल नर्व। अपन आईब्रो को ऊपर उठाते हैं तो वो कौन सी क्रेनियल नर्व की हेल्प से, सेवंथ क्रेनियल नर्व की हेल्प से करते हैं ये। इफ सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज अकर, पेशेंट इज अनेबल टू रेज आईब्रो, देयर इज absence ऑफ सरप्राइज लुक। absence ऑफ सरप्राइज लुक का मतलब, जब अपनी सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो अपन आईब्रो को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। जैसे कोई चीज़ देख के अपन सरप्राइज होते हैं तो आंखें खोलते हैं, बड़ी करते हैं, तो आईब्रो ऊपर होते हैं ना, तो वो किससे कंट्रोल होते हैं, सेवंथ क्रेनियल नर्व से, जो कि इसके डैमेज होने के बाद वो नहीं होगा। फिर बात करते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या होता है, कंजक्टाइवा ए मेम्ब्रेन विच कवर इनर एस्पेक्ट ऑफ आईलिड, मतलब आईलिड के अंदर की तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। जैसे कि अपन बचपन के अंदर ऐसे आंख को बाहर निकाल के बच्चों को डराते थे ना, वो वाली अंदर की साइड जो दिया उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। सम पार्ट ऑफ स्क्लेरा एंड लिम्बस, और कुछ पार्ट कंजक्टाइवा का कहाँ होता है, स्क्लेरा और लिम्बस के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप का होता है कंजक्टाइवा, 3 टाइप्स का होता है। पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा एंड लिम्बस कंजक्टाइवा। पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा क्या होता है, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा दैट प्रेजेंट एट इनर एस्पेक्ट ऑफ आईलिड, जैसे कि एक इमेज के थ्रू बताता हूँ मैं। ये है, ये इनको मोड़ रखा है, इन पलकों को बाहर की तरफ निकाल रखा है, तो जो ये अंदर की तरफ जो रेड कलर का दिख रहा है यही है क्या, कंजक्टाइवा। तो ये है पाल्पेब्री कंजक्टाइवा। पाल्पेब्री कंजक्टाइवा मीन्स आईलिड्स के जो एकदम नीचे होता है वो होता है पाल्पेब्री कंजक्टाइवा। फिर आता है बल्बर कंजक्टाइवा, द पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा विच कवर स्क्लेरा, जो स्क्लेरा को कवर करता है उसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। फिर आता है लिम्बस या फिर कंजक्टाइव, लिम्बस कंजक्टाइवा, द पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा विच कवर लिम्बस, जो पार्ट लिम्बस को कवर करता है उसको बोलते हैं लिम्बस कंजक्टाइवा। अब बात करते हैं आईबॉल की। आईबॉल क्या होती है, स्पेरिकल इन शेप, ये जो अपनी आंख होती है ना पूरी, जो भी गोल अंदर की साइड होती है, ये आई लीड आईलेसेस के अंदर की साइड जो भी होती है ना, ये पूरी गोल गोल, इसी को बोलते हैं आईबॉल। आईबॉल क्या होती है, स्पेरिकल इन शेप, और इसका डायमीटर होता है 1 इंच, यानी अपन इसको इंच में ना सेंटीमीटर में देखे तो 2.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है इसका 4 to 6 ml। अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ आईबॉल। एक बार तो अपन ऊपर बात कर लिए, वही लेयर्स हैं इसकी। स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या होता है, इट कवर्स पोस्टीरियर 5-6 ऑफ आईबॉल, वाइट इन कलर, वाइट कलर का होता है स्क्लेरा, ऑल्सो नोन एज वाइट ऑफ आई। अब स्क्लेरा को दूसरे किस नाम से जानते हैं, वाइट ऑफ आई के नाम से। कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मतलब स्क्लेरा इज कंपोज्ड बाय फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू। A opening is present at posterior central part of sclera. This opening is known as lamina cribrosa. It is the area where optic nerve, artery and vein enter, exit and of eyeball. ये वाला एक इमेज के थ्रू बताता हूँ। ये वाली जो ओपनिंग होती है ये ऑप्टिक डिस्क, तो ये वाला जो एरिया होता है इसके अंदर, ये वाला इसको बोलेंगे लेमिना क्रिब्रोसा ऑफ स्क्लेरा।
जो पीछे की तरफ होता है, जैसे ये हो गया कॉर्निया, स्क्लेरा, और ये पीछे की साइड मतलब पोस्टीरियर ऑप्टिक डिस्क की साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेमिना क्रिब्रोसा, इसको बोलते हैं लेमिना क्रिब्रोसा। वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा लेमिना क्रिब्रोसा, क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है ऑप्टिक डिस्क की। फंक्शन ऑफ स्क्लेरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, बाहर की कवरिंग होती है तो वो क्या करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। प्रोवाइड अटैचमेंट टू एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ आईबॉल, अब क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा मसल्स के, आईबॉल की जो भी मसल्स है उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है, एंटीरियर 1/6 ऑफ आउटर लेयर, मतलब आगे की तरफ वाला जो पार्ट होता है 1/6 पार्ट, उसको बोलते हैं कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होता है ये। एवेस्कुलर, मतलब कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती इसके अंदर। रिच नर्व सप्लाई, लेकिन नर्व सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, और फिफ्थ क्रेनियल नर्व इसको कंट्रोल करती है। कर्व्ड या फिर डोम शेप्ड होता है। कॉर्निया की शेप कुछ इस तरीके की होती है, कर्व या फिर डोम शेप्ड। कर्व शेप को ही डोम शेप बोलते हैं कुछ इस तरीके से। रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ कॉर्निया इज 42 डायमीटर। रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ ह्यूमन लेंस इज 17 to 23 डायमीटर। अब रिफ्रैक्टरी पावर क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ओनली एनी स्ट्रक्चर टू बेंड द लाइट रेज। अब कोई भी लेंस की जो भी रिफ्रैक्टरी पावर का मतलब हो गया कि लाइट रेज को बेंड करने की जो कितनी कैपेसिटी होती है, वो होती है रिफ्रैक्टरी पावर। रिफ्रैक्टरी पावर इज मेजर्ड इन डायमीटर। 1 डायमीटर मीन्स 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। एबनॉर्मलिटी इन कॉर्नियल कर्वेचर विथ एजिंग, मतलब 45 ईयर से ऊपर की जो भी एज होती है उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है कॉर्नियल कर्वेचर की वजह से, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और 45 से ऊपर के एज वाले लोगों को बोलेंगे सेनाइल एज, उस एज को क्या बोलेंगे, सेनाइल एज। 45 से अबोव एज है उसको बोलेंगे मोर देन 45 एज, सेनाइल एज। स्टडी ऑफ कॉर्नियल कर्वेचर इज किरेटोमेट्री। अब कॉर्नियल कर्वेचर की स्टडी करने को बोलेंगे किरेटोमेट्री। कॉर्नियल थिकनेस एट सेंटर, सेंटर में कॉर्निया की थिकनेस कितनी होती है, 0.5 to 0.6 mm। कॉर्नियल थिकनेस एट एड्स, एड्स के ऊपर उसकी थिकनेस कितनी होती है, लगभग डबल हो गई, सेंटर से डबल, 1 to 1.2 mm। स्टडी ऑफ कॉर्नियल थिकनेस इज नोन एज पेचीमेट्री। अब कॉर्नियल थिकनेस की स्टडी करना क्या बोलते हैं, पेचीमेट्री। कोरोनियल इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू, NKSSE, मतलब नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। नॉर्मल डायमीटर ऑफ कॉर्निया इज 12 mm। इफ इट इज लेस देन 10 mm इट इज माइक्रोकॉर्निया। इफ इट इज मोर देन 13 mm मैक्रोकॉर्निया। अब बात करेंगे केरेटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज नोन एज केरेटाइटिस। मोस्ट कॉमनेस्ट बैक्टीरियल कॉज ऑफ केरेटाइटिस इज स्टेप्लोकोकस ओरियस। मोस्ट कॉमनेस्ट वायरल कॉज ऑफ केरेटाइटिस इज herpes simplex। मोस्ट कॉज ऑफ केरेटाइटिस इन कॉन्टैक्ट लेंस यूजर इज सुडोमोनास। अब सबसे कॉमनेस्ट बैक्टीरियल कोज कौन सा है, स्टेप्लोकोकस ओरियस। और सबसे कॉमन वायरल कोज कौन सा है, हर्प्स सिम्प्लेक्स। अब मोस्ट कॉमन केरेटाइटिस इन कॉन्टैक्ट लेंस यूजर इज सुडोमोनास। अब बॉडी के अंदर एक, मतलब आई के अंदर एक कॉर्निया ही ऐसा पार्ट है जिसको अपन डोनेट कर सकते हैं। पूरी आई को कभी भी डोनेट नहीं करते, सिर्फ कॉर्निया को डोनेट करते हैं। कॉर्निया इज ए सिंगल पार्ट ऑफ आई दैट कैन बी डोनेटेड। गोल्डन हावर्स फॉर कॉर्नियल डोनेशन इज 6 आवर्स फ्रॉम डेथ ऑफ डोनर, मतलब सबसे बढ़िया टाइम कब होता है कॉर्निया को डोनेट करने का, कि 6 घंटे के अंदर अंदर, आदमी के मरने के बाद में 6 घंटे के अंदर अंदर उसका कॉर्निया डोनेट कर दें, तो वो गोल्डन आवर्स होता है। केयर ऑफ कैडिवर, कैडिवर का मतलब हो गया डेड बॉडी, जो भी आदमी मरा है जिसका कॉर्निया डोनेट करना उसको बोलेंगे कैडिवर। ड्यूरिंग गोल्डन आवर्स एंड हेड एंड एलिवेशन अप टू 30 डिग्री, मतलब हेड को 30 डिग्री तक एलिवेट रखेंगे। आई लीड रिमेन्स क्लोज, आई लीड को बंद रखेंगे। आई सप्लाई करेंगे जिससे कि ड्राइनेस ना आए, आइज मॉइस्ट रहे। एप्लीकेशन, नो फैन, नो एसी, नो डायरेक्ट सनलाइट। ये सब क्यों करेंगे, ना पंखा, ना एसी, ना डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि ये अपनी आइज की जो वो होती है ना नमी, उसको कम करती है, इसीलिए वो कम ना हो, इसलिए अपन आइस का एप्लीकेशन करेंगे।
अब लिमिटेशन क्या होती है, मतलब कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता कॉर्नियल डोनेशन। सेनाइल एज मतलब 45 साल से जो भी बड़े लोग हैं वो कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते। एन हिस्ट्री ऑफ कॉर्नियल सर्जरी मतलब कोई भी कॉर्निया की सर्जरी करवा रखी है वो भी कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते। हिस्ट्री ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस, जिसके भी HIV या फिर हेपेटाइटिस है वो भी कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते, कोई भी हिस्ट्री रही है पहले की वो भी कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते। फिर आता है स्टोरेज ऑफ कॉर्नियल इम्प्लांट। अब स्टोरेज करें कैसे करेंगे, 3 अप्रोचेज आर यूज, 3 अप्रोच यूज होती है कॉर्निया की स्टोर के लिए। पहला होता है शॉर्ट टर्म स्टोरेज, जैसे कि अपने को 1-2 दिन के लिए स्टोर करना है, स्टोर फॉर अप टू 2 days, द टेम्परेचर इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। द रूम शुड बी मोइस्ट, मोइस्ट मतलब क्यों, क्योंकि आंखों को मतलब ड्राईनेस से बचाना है अपने को, उनको मोइस्ट रखना है, इसलिए रूम शुड बी मोइस्ट। अब आता है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब हो गया कि अपने को 10-15 दिन के लिए स्टोर करना है कॉर्निया को, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टोर अप टू 2 to 14 days, स्टोर एट रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर अपन उसको स्टोर कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन नीडेड, प्रिजर्वेटिव्स नीडेड। कॉर्निसोल मोस्ट कॉमनली यूज, अब इसके अंदर कॉर्निसोल एक ड्रग का नाम है जो कि अपन यूज करेंगे प्रिजर्वेटिव के लिए। मैक्री सॉल्यूशन एम के सॉल्यूशन, और एम के सॉल्यूशन का यूज करेंगे इसके अंदर अपन इसको स्टोर करने के लिए। फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ महीनों से लेकर कुछ ईयर्स तक अगर अपने को स्टोर करना है उसके लिए अलग प्रोसेस है। स्टोर अप टू मंथ 2 years, पहले सबसे पहले टेम्परेचर रखेंगे -70 डिग्री सेल्सियस, मतलब एकदम बर्फ जम जाएगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखना है अपने को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। There is minimal chance of corneal graft rejection because cornea is an avascular structure, मतलब अगर कॉर्निया बहुत कम चांस है कि अपन किसी आंख में डालें और वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती क्योंकि वो एवेस्कुलर होता है। इफ रिजेक्शन अगर कोई भी रिजेक्शन होता है तो क्या होगा, रेडनेस, आंखें लाल हो जाएंगी, सूज जाएंगी, स्वेलिंग, विजनलेस, कुछ दिखाई नहीं हो देगा, दर्द रहेगा, पेन, दीज आर प्रेजेंट। अब बात करते हैं लिम्बस की। लिम्बस क्या होता है, लिम्बस जहाँ पे कॉर्निया और ये जो स्क्लेरा मीट हो रहे थे, कॉर्निया और स्क्लेरा जहाँ पे मीट हो रही थी, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है लिम्बस, इस पॉइंट को बोलेंगे लिम्बस। जंक्शन पॉइंट ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा, कैनाल ऑफ स्क्लेमन अराइज जस्ट बिलो लिम्बस। अब बात करते हैं मिडल लेयर ऑफ आईबॉल। मिडिल लेयर ऑफ आईबॉल, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, यूवियल ट्रैक्ट, या फिर दूसरा एक नाम और बताया था मैंने, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, मतलब वेसल्स, मतलब ब्लड सप्लाई होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोइड की। कोरोइड इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडिल लेयर। कोरोइड इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, इट कंटेन मेलानिन पिगमेंट, provide blood supply to retina. Melanin pigment of choroid absorb excessive light and prevent glare, मतलब कोरोइड इज कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब खूब सारे ब्लड वेसल्स का कलेक्शन होता है कोरोइड, जो कि अपनी रेटाइना को और इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। इट कंटेन मेलानिन पिगमेंट, और क्या कंटेन करता है, मेलानिन पिगमेंट। प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू रेटाइना, और ब्लड सप्लाई को रेटाइना को क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। मेलानिन पिगमेंट ऑफ कोरोइड एब्जॉर्ब एक्सेसिव लाइट एंड प्रिवेंट ग्लेयर, जैसे कि ये एक्सेसिव लाइट को प्रिवेंट एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, ग्लेयर से प्रेजेंट। ग्लेयर क्या होता है, जैसे रात को अपन कोई भी गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो सामने से दूसरी गाड़ी आती है तो वो अचानक से लाइट आती है तो वो कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं ग्लेयर। तो ये उस चीज़ से अपने को प्रिवेंट करता है कोरोइड। अब बात करते हैं सीलियरी बॉडीज, जो कोरोइड कोरोइड आगे जाके जो सीलियरी बॉडीज बन रही थी उनकी, कोरोइड फिर आगे जाके सीलियरी बॉडीज और फिर आइरिस, फिर सीलियरी बॉडीज की बात करते हैं। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सीलियरी प्रोसेस एंड सीलियरी मसल्स। सीलियरी प्रोसेस क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ 70 मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये किस प्रोडक्ट क्या काम में आता है, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन में। एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट में, मतलब आगे की तरफ जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो यहाँ पे आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। और सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स क्या काम करती है, दीज मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर
Accumulation of human lens. Accommodation means change in eye structure when we shift the vision. मतलब आई विजन शिफ्ट करते हैं, यानी दूर से पास देखते हैं, किसी एक चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं तो फिर पूरी पूरी चीज़ को देखेंगे। वो विजन को शिफ्ट करने का काम करती है कौन? सीलियरी मसल्स। अब इसको एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन। मतलब अगर सीलियरी मसल्स जो होगी वो रिलैक्स होगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? पतला। कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज। नियर टू फार विजन शिफ्टिंग के अंदर काम आएगा ये। व्हेन सीलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी मतलब सिकुड़ जाएंगी, द लेंस बिकम थिक, तो लेंस कैसा हो जाएगा? थिक। अपन आंखों को ऐसे सिकुड़ाएंगे तो लेंस पतला होएगा, मतलब मोटा होएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या होएगा? कर्वेचर इंक्रीज होगा और डायमीटर डिक्रीज होगा। फिर बात करते हैं ये कब करते हैं अपन? फार टू नियर विजन के लिए, दूर से जब पास का देखते हैं इसलिए। फिर बात करते हैं आइरिस की। आइरिस क्या होता है? कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज नोन एज आइरिस। कलर्ड पार्ट ऑफ आई मतलब जो ब्लैक कलर का डॉट दिखता है अपने को, ये तो थोड़ा लाइट ब्लैक होता है, एक अंदर एकदम ब्लैक, वो वाला पार्ट जिसको बोलते हैं क्या? आइरिस। कलर्ड पार्ट ऑफ आई। द कलर ऑफ आइरिस इज ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। अब उसका कलर किस वजह से होता है? ब्लैक कलर या फिर कोई और भी कलर जैसे ब्लू वाइट, मेलानिन पिगमेंट की वजह से। अगर मेलानिन पिगमेंट absent रहेगा तो कैसा कलर होगा उसका? वाइट या फिर एल्बिनो। और थोड़ा बहुत रहेगा फ्यू फ्यू मेलानिन, वेरी फ्यू मेलानिन, वेरी फ्यू मेलानिन का कलर कैसा रहेगा? ब्राउन। और फ्यू मेलानिन तो हो जाएगा ब्लू कलर, और मोर मेलानिन तो हो जाएगा ब्लैक कलर आइज का, जो कि इंडियन लोगों में होता है। मेलानिन परसेंट बहुत ज़्यादा रहता है। द एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया इज इरिडोकॉर्नियल एंगल। अब आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो भी एंगल होता है उसको बोलते हैं इरिडोकॉर्नियल एंगल। इट इज़ द साइट ऑफ एक्वेस ह्यूमन ड्रेनेज। नॉर्मल टीसीए ट्राइडोकॉर्नियल एंगल इज मोर देन 45 डिग्री। अब मोर नॉर्मल टीसीए कितना होता है? मोर देन 45 डिग्री। इट इज बिलो 20 डिग्री, अगर ये 20 डिग्री से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। फिर बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल क्या होता है? इट इज द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द आइरिस। प्यूपिल डिसाइड द अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटरिंग इनटू द आईबॉल। प्यूपिल ही डिसाइड करता है। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल जैसे ये हो गया अपना आइरिस, और ये इसके बाहर जो प्रेजेंट होता है ये है प्यूपिल, ये हो गई आई। तो प्यूपिल क्या करता है? डिसाइड करता है कि कितनी लाइट को आई बॉल के अंदर एंट्री देनी है और कितनी को नहीं देनी। इट इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द आइरिस, मतलब आइरिस के साइड में जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है ये होता है प्यूपिल। द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज 2 to 8 mm। अब प्यूपिल का डायमीटर कितना होता है? 2 से 8 mm तक। इन डिम लाइट प्यूपिल बिकम डायलेटेड एंड डायमीटर इज 4 to 8 mm। अब डिम लाइट के अंदर डायलेट हो जाएगा डायमीटर, और उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 to 8 mm। इन ब्राइट लाइट, अब लाइट ज़्यादा रहेगी तो प्यूपिल बिकम कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डायमीटर इज 2 to 4 mm। अनइक्वल प्यूपिल इज ऑल्सो नोन एज एनिस्कोरिया। Normally the pupil is equal, round and reactive to light and accommodation to pupillary muscles. Muscles of iris is known as pupillary muscles. It is of two types: dilator pupillary and constrictor pupillary. Dilator pupillary क्या होती है? Responsible for dilation of pupil, supplied by sympathetic nervous system. Constrictor pupillary क्या होती है? It is responsible for constriction of pupil, supplied by parasympathetic nervous system. अब इसमें पिन पॉइंट क्या होता है? प्यूपिल इज सीन इन, मतलब ये किसके अंदर दिखेगा? या तो फिनोल पॉइजनिंग में। इसको याद करने की एक ट्रिक है, डबल पी डबल ओ, पी स्क्वायर पी ओ स्क्वायर, यानी फिनोल पॉइजनिंग, पॉन्च डैमेज, या फिर ऑर्गेनो ऑर्गेनो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, या फिर ओपियोइड ओवरडोज के अंदर कोई भी दवाई का ओवरडोज कर देंगे उसके अंदर भी ये दिखेगा। फिर बात करते हैं इनर लेयर ऑफ आईबॉल। इनर लेयर सिर्फ एक ही प्रेजेंट थी, वो क्या थी? रेटाइना। पार्ट ऑफ इनर लेयर ऑफ आईबॉल इज नोन एज रेटाइना।
इट इज अ पार्ट ऑफ CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, consist of 10 layers. Innermost layer is sensory retina and outermost layer is pigmented retina. Retina contain glutamate pigments. There are two types of photoreactive cells are present in retina, that are rod cells and cone cells. रेटिना के अंदर दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स. रोड सेल्स क्या होती है? प्रेजेंट एट पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना, जो कि पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट होती है. कौन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना. रोड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल विजन एंड कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन. मतलब पेरिफेरल पूरा देखना है तो वो कौन सी सेल हेल्प करेंगी? रोड सेल्स. और सेंट्रल विजन के लिए कौन सेल्स हेल्प हेल्प करेंगी? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन. रोड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन. कौन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट विजन. एंड रोड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन. एंड कौन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. अब रोड सेल कंटेन रोडोप्सिन एंड कौन सेल कंटेन आइडोप्सिन. रोड सेल क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिम लाइट इज ऑल्सो नोन एज स्कोटोपिक विजन. और कौन सेल में द प्रोसेस ऑफ ब्राइट लाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटोपिक विजन. मतलब जो डिम लाइट होती है उसको बोलते हैं स्कोटोपिक विजन, और जो ब्राइट लाइट होती है उसको बोलते हैं फोटोपिक विजन. अब रोड सेल्स के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ रोड सेल्स पर आई 120 मिलियन. नंबर ऑफ कौन सेल्स पर आई 6 मिलियन होते हैं. अब रोड सेल्स को क्या बोलते हैं? विजुअल पर्पल. इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल पर्पल. एंड कौन सेल्स इज ऑल्सो नोन एज विजुअल वोयलेट. डेफिशिएंसी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस. अगर रोड सेल की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, और कौन सेल की डेफिशिएंसी होगी तो कलर ब्लाइंडनेस होगा. कलर ब्लाइंडनेस. कौन सेल्स आर 3 टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. RBG, रेड ब्लू ग्रीन. मेनली कौन सा होता है? ग्रीन. और फिर उसके बाद में रेड, और सबसे कम देखने को मिलता है ब्लू. रेड को बोलते हैं क्लोरोरोब, और ग्रीन को बोलते हैं क्लोरोलोब, और रेड को बोलते हैं इरिथ्रोलोब, और ब्लू को बोलते हैं साइनोलोब. सबसे ज़्यादा कौन सी देखने को मिलती है? ग्रीन यानी क्लोरोलोब, और फिर उसके बाद में इरिथ्रोलोब, और सबसे कम देखने को मिलती है साइनोलोब. ये है कलर ब्लाइंडनेस के टाइप. द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज ग्रीन एंड रेड. फिर बात करते हैं ऑप्टिक डिस्क की, जो कि ऑप्टिक डिस्क कहाँ प्रेजेंट होती है? जैसे कि ये आई है, और ये जो पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क. द पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व रेटाइना वेयर कौन सेल्स एंड रोड सेल्स आर अब्सेंट. यहाँ पे कौन सेल्स और रोड सेल्स, यानी इसको ब्लाइंड स्पॉट होता है. ये ऑप्टिक डिस्क जो होता है ये ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे ना तो कौन सेल प्रेजेंट होती है और ना ही रोड सेल प्रेजेंट होती है. लोकेशन क्या होती है इसकी? पोस्टीरियर सेंट्रल पार्ट ऑफ आईबॉल वेयर ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट. देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन, सो ऑप्टिक डिस्क इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. अब बात करते हैं मैक्यूलर ल्यूटिया. मैक्यूलर ल्यूटिया क्या होता है? स्लाइड लेटरली टू द ऑप्टिक डिस्क. ये थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड में ऑप्टिक डिस्क के. वेयर द कोन सेल्स आर प्रेजेंट इन हायर रीजन एरिया नोन एज मैक्यूलर ल्यूटिया और येलो स्पॉट. जहाँ पे कौन सेल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मैक्यूलर ल्यूटिया या फिर येलो स्पॉट. जैसे कि एक इमेज के थ्रू बताता हूँ मैं. ये देखो यहाँ पे, ये ब्लाइंड स्पॉट तो हो गया, ये ऑप्टिक डिस्क. मैक्यूलर ल्यूटिया कौन सा हो गया? ये जो सबसे डार्क पार्ट है ना, ये जैसे कि इसमें ये रहा, ये हो गया मैक्यूलर ल्यूटिया, जिसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं. द सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ मैक्यूलर ल्यूटिया कंटेन्स हाइएस्ट नंबर ऑफ कोन सेल्स. दिस एरिया इज नोन एज फोविया सेंट्रलिस्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज. अब फोविया सेंट्रलिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? एक फोविया सेंट्रलिस्ट प्रेजेंट होता है, ये रहा, ये है फोविया सेंट्रलिस्ट. इस जगह पे प्रेजेंट है फोविया सेंट्रलिस्ट. ऑप्टिक डिस्क के लेटरल साइड में फोविया सेंट्रलिस्ट प्रेजेंट है. also known as area of keenest vision, area of sharpest vision. In healthy person focus is always macular lutea. अब healthy person में focus हमेशा कहाँ रहेगा? macular lutea पे,
क्योंकि वहाँ पे कौन सेल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ऑप्टिक डिस्क प्लस मैकुलर लूटिया कंबाइंडली नोन एज ओक्यूलर फंडस। अब ऑप्टिक डिस्क और मैकुलर लूटिया को साथ में क्या बोलेंगे, ओक्यूलर फंडस। विजुअलाइजेशन ऑफ ओक्यूलर फंडस इज फंडोस्कोपी। विजुअलाइजेशन ऑफ रेटाइना इज retina ophthalmoscopy. Visualization of retina is also known as ophthalmoscopy. The edema of optic disc is papilla edema, papil edema. अब बात करेंगे लेंस की। लेंस कौन सा होता है, कितने टाइप के होते हैं, इस चीज़ की बात करेंगे। अब बात करते हैं बाइकॉन्वेक्स की। बाइकॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर, एवेस्कुलर, नो नर्व सप्लाई, मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। द पावर इज 17 to 23 डायमीटर, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ओनियन। अब ये हो गया जैसे कि बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो इसके अंदर जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे कोर्टेक्स, कैप्सूल। फिर उसके अंदर वाले पार्ट को बोल देंगे सब कैप्सूल, सब कैप्सूल। और ये जो अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलेंगे कोर्टेक्स। और जो ये अंदर हो गया ये क्या है, न्यूक्लियस। अब्सेंस ऑफ लेंस इज ऑल्सो नोन एज एफाकिया। सेगमेंट्स ऑफ आईबॉल। अब सेगमेंट, आईबॉल के सेगमेंट की बात करेंगे। आईबॉल इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, एंटेरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट मतलब एरिया फ्रॉम कॉर्निया टू लेंस, कॉर्निया से लेंस तक का एरिया। मतलब ये हो गया कॉर्निया, ये आइरिस, और ये हो गया लेंस। इधर कॉर्निया से लेंस तक का एरिया एंटीरियर सेगमेंट में फिल्ड विद एक्वेस ह्यूमर। और इस एरिया में क्या रहेगा, एक्वेस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, पोस्टीरियर एरिया में। एरिया फ्रॉम लेंस टू रेटाइना। अब लेंस से लेके रेटाइना तक का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। और ये किससे भरा हुआ होता है, विट्रस ह्यूमर या फिर विट्रस बॉडी से। द डिवीजन ऑफ बोथ सेगमेंट इज लेंस। अब इन दोनों को किससे, मतलब बीच में इनको अलग करता है कौन, लेंस। ये आगे वाला हो गया एंटीरियर सेगमेंट, पीछे वाला हो गया पोस्टीरियर सेगमेंट। इसमें भरा हुआ होता है एक्वेस ह्यूमर, इसमें भरा होता है विट्रस ह्यूमर या फिर विट्रस बॉडी। अब बात करते हैं चेम्बर्स ऑफ आईबॉल। चेम्बर्स आर द पार्ट ऑफ एंटीरियर सेगमेंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब चेम्बर किसके होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट मतलब आगे वाले पार्ट के चेम्बर्स होते हैं, ये वाले पार्ट के। इसके अंदर होता है एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर कहाँ से कहाँ तक होता है, एरिया फ्रॉम कॉर्निया टू प्यूपिल। कॉर्निया से लेके प्यूपिल तक का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। अब ये चैम्बर अलग है और सेगमेंट अलग है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। चैम्बर तो होता है सिर्फ एंटीरियर पार्ट का, और सेगमेंट होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट के। जैसे एक इमेज के थ्रू बताता हूँ मैं। ये देखो, ये हो गया एंटीरियर चैम्बर, कहाँ से, कॉर्निया से लेके ये कहाँ तक हो गया, कॉर्निया टू, एक सेकेंड, ये कॉर्निया से हो गया प्यूपिल तक। और पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ से कहाँ तक, प्यूपिल से लेके लेंस तक। प्यूपिल से लेके लेंस तक का जो एरिया है ये हो गया पोस्टीरियर। और यहाँ पे अपन अगर सेगमेंट की बात करते तो ये तो आ जाता किसमें, एंटीरियर सेगमेंट में, और ये आ जाता किसमें, पोस्टीरियर सेगमेंट में। द डिवीजन पॉइंट ऑफ बोथ चैम्बर इज नोन एज प्यूपिल। अब इन दोनों का डिवीजन पॉइंट कौन है, प्यूपिल। प्यूपिल को कौन है, आइरिस के साइड के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर बोथ फिल्ड विद एक्वेस ह्यूमर। और इसके अंदर दोनों के अंदर ही क्या भरा हुआ होता है, एक्वेस ह्यूमर। क्योंकि विट्रस ह्यूमर तो कहाँ प्रेजेंट था, पोस्टीरियर सेगमेंट में, ना कि पोस्टीरियर चैम्बर में। फ्लूइड्स ऑफ आईबॉल। अब फ्लूइड्स की बात करेंगे, आईबॉल के अंदर कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं, दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक तो विट्रस ह्यूमर और एक एक्वेस ह्यूमर। जैसे कि एक इमेज के थ्रू बताता हूँ। जो ये पीछे जितना भी प्रेजेंट है ये कौन सा है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है, ये इसके अंदर, इस इमेज के अंदर ये जो पूरा प्रेजेंट है ये फ्लूइड, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और जो ये अंदर की तरफ, ये जो एंटीरियर पार्ट में जो लेंस से लेके कॉर्निया तक जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एक्वेस ह्यूमर। इमेज का दिखाने का ये रीज़न है कि ठीक से समझ में आ जाए। विट्रस ह्यूमर क्या है, प्रेजेंट इन पोस्टीरियर सेगमेंट, मतलब पीछे की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अमाउंट पर आई 3 ml, कितना अमाउंट होता है हर एक आँख के अंदर प्रेजेंट, 3 ml। फॉर्म्ड वंस ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड, एक बार ही बनता है जब कब बच्चा पेट में रहता है।
बाय एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमल सेल इट इज जेली लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, जेली के जैसे ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं विट्रेस ह्यूमर। फंक्शन क्या होता है? हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ आईबॉल, ये आईबॉल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट प्रिवेंट रेटाइनल डिटेचमेंट, और रेटाइनल डिटेचमेंट से भी प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं एक्वेस ह्यूमर की। प्रेजेंट एंटीरियर सेगमेंट या फिर एंटीरियर चेंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक चेंबर में तो वही प्रेजेंट होता है, कौन? एक्वेस ह्यूमरी। प्रेजेंट इन एंटीरियर सेगमेंट या फिर एंटीरियर चेंबर प्लस पोस्टीरियर चेंबर, फॉर्म्ड बाय सीलियरी प्रोसेस ऑफ सीलियरी बॉडी। किससे फॉर्म होता है? ये सीलियरी बॉडी से फॉर्म होता है। किसके थ्रू? सीलियरी प्रोसेस के थ्रू। सीलियरी बॉडी क्या थी? कोरोइड, फिर उसके बाद में सीलियरी बॉडीज, फिर आइरिस। तो ये किससे बनता है? सीलियरी बॉडीज से, जो कि मिडिल लेयर का पार्ट है। वाटरी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, प्रोडक्शन रेट कितनी होती है? 2 माइक्रोलीटर पर मिनट होती है। फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सप्लाई टू द लेंस एंड कॉर्निया। हेल्प टू मेंटेन इंट्राओक्यूलर प्रेशर, किस चीज में हेल्प करता है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज 10 to 21 mm of Hg, हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ आईबॉल। प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज ऑफ एक्वेस ह्यूमर, अब किसके थ्रू एक्वेस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है? एक्वेस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है सीलियरी बॉडीज के थ्रू। अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ आई। अब कौन कौन से टेस्ट करते हैं आई के अंदर, अब उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं टेस्ट टू असेस डिस्टेंस विजन, ये मतलब दूर का विजन देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं। उसके लिए अपन यूज करते हैं स्नेल्स चार्ट या फिर एलन चार्ट फॉर यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस, और स्नेल चार्ट इज यूज्ड फॉर अडल्ट। मतलब जैसे कि अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपने को आई वगैरह का चेकअप करवाने के लिए तो एक चार्ट दिखाते हैं जिसके अंदर ABCD लिखी हुई होती है, जिसके अंदर ऊपर के वर्ड्स तो लिखे हुए होते हैं बड़े, नीचे की तरफ वर्ड जो लिखे हुए होते हैं वो लिखे हुए होते हैं छोटे। तो अब देखेंगे इसके अंदर डिस्टेंस विजन में स्नेल्स चार्ट इज यूज्ड इन अडल्ट एंड एलेंस कलर चार्ट इज यूज्ड इन चिल्ड्रंस। द चार्ट कंटेन लार्जर लेटर एट द टॉप एंड स्मॉलर लेटर एट द बॉटम, मतलब बड़े लेटर्स जो ऊपर टॉप पे प्रेजेंट होते हैं और स्मॉलर लेटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉटम यानी नीचे। इंडियन चार्ट कंटेन 8 रोज, अपने को इंडियन चार्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो इंडियन चार्ट कितनी रोज कंटेन होती है, मतलब कितनी प्रेजेंट होती है? उसमें 8 रोज होती है, जिसमें से 4 बड़ी और 4 छोटे। द डिस्टेंस बिटवीन चार्ट एंड पेशेंट इज अबाउट 6 मीटर या फिर 20 फीट बोल दो। 20 फीट या फिर 6 मीटर, मतलब चार्ट और पेशेंट के बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट होता है वो 20 फीट का स्पेस प्रेजेंट होता है। द सीक्वेंस ऑफ आई असेसमेंट, अब आई असेसमेंट का सीक्वेंस क्या होगा? OD OS एंड OU। अब वहाँ पे वो OD का मतलब हो गया राइट आई, OS का मतलब हो गया राइट लेफ्ट आई, और दोनों आंखें चेक करवानी है तो हो गया OU। रिजल्ट मतलब अगर 6/6 आ गया तो एक्सीलेंट। 6/18 मतलब जो 6/6 और 6/18 मतलब नॉर्मल इंसान को जो चीज 18 मीटर से दिख रही है वो अगर डिजीज वाले पर्सन को 6 मीटर से दिख रही है तो वो नॉर्मल हो गया। और अगर 6/18 मतलब नॉर्मल इंसान को वो कोई चीज 60 मीटर से दिख रही है और डिजीज वाले पर्सन को 18 मीटर से, तो उसका हो गया लो विजन। लेस देन 6 is legally blind according to Indian guideline, but according to WHO, less than 3 is legally blind. After defining the blindness further, assess the patient for following. अब blindness डिफाइन करने के बाद में कि कौन सी ब्लाइंडनेस है, उसके लो विजन है, लेस विजन है, या फिर नॉर्मल है, या फिर एक्सीलेंट है, उसके बाद में आगे फर्दर मतलब पेशेंट को दूसरी प्रोसेस के लिए ले जाएंगे, जैसे कि काउंट द फिंगर्स। जैसे अपन किसी के सामने उंगलियां हिलाते हैं, पूछते हैं ना जैसे कितने हैं, वो चीज़ उसको बोलेंगे CF, काउंट द फिंगर्स। एसएस हैंड मोशन, हैंड मोशन हाथ हिला के पूछेंगे, हाथ दिख रहा है ऊपर की तरफ हिल रहा है या नीचे की तरफ हिला है। एसएस लाइट प्रिसेप्शन, मतलब लाइट, आंखों में लाइट डाल के चेक करेंगे कि भाई लाइट दिख रही है, कौन सी लाइट जल रही है, राइट लाइट जल रही है, लेफ्ट लाइट जल रही है। ड्यूरिंग CF HM एंड LP द डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर इज 1 मीटर, मतलब 1 मीटर पे डिस्टेंस पे ही आपको ये सब करना है। अब टेस्ट टू असेस नियर विजन, नियर विजन को असेस करने के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं? जिगर चार्ट।
जिगर चार्ट, यानी पास के लिए जिगर चार्ट यूज करते हैं। द चार्ट यूज्ड फॉर नियर विजन असेसमेंट इज जिगर चार्ट। दिस चार्ट कंटेन स्मॉलर लेटर एट टॉप। ये चार्ट क्या करता है, छोटे वर्ड्स तो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बड़े लेटर्स नीचे प्रेजेंट होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट वही होता है, पहले ओडी मतलब राइट आई, ओएस मतलब लेफ्ट आई, एंड ओयू मतलब बोथ आईज। डिस्टेंस बिटवीन चार्ट एंड आई इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और एट कंफर्टेबल रीडिंग लेवल। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर तक कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कंफर्टेबल, जो भी आपका कंफर्टेबल जोन है, उससे भी आप रीडिंग कर सकते हो। रिजल्ट, इफ पेशेंट इज एबल टू रीड नियर विजन इज नॉर्मल, इफ अनेबल टू रीड द विजन इज नॉट नॉर्मल। अब टेस्ट टू असेस सेंट्रल विजन। अब सेंट्रल विजन को असेस करने के लिए कौन से टेस्ट करेंगे। द चार्ट यूज्ड इज एम्सलेयर ग्रिड चार्ट। दिस चार्ट कंटेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ए डॉट एट सेंटर। मतलब एक चार्ट होगा जिसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी और बीच के अंदर एक डॉट रहेगा। अब उस डॉट को देखना है पेशेंट को, उस चार्ट के थ्रू अपन क्या करेंगे, सेंट्रल विजन का असेसमेंट करेंगे। सीक्वेंस वही सेम रहेगा, ओडी ओएस ओयू। ओडी मतलब राइट आई, ओएस मतलब लेफ्ट आई, एंड ओयू मतलब बोथ आईज। डिस्टेंस बिटवीन चार्ट एंड आई इज 25 सेंटीमीटर और एट द कंफर्टेबल पोजिशन। टेस्ट टू असेस कलर विजन। कलर विजन के लिए क्या क्या यूज करेंगे, इशारा चार्ट। जो कि जैसे नर्सिंग की कई एग्जाम्स होती है, जैसे कि एम्स के एग्जाम के अंदर कलर विजन का पूछते हैं। जैसे कि इशारा चार्ट के अंदर बुक आती है एक पूरी, जिसमें 30-35 पेज होते हैं, जिसके अंदर मतलब सेम कलर के अंदर वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जैसे 2, 5, और उनके बारे में पूछते हैं। तो उसको बोलते हैं, अपने लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इशारा चार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन चार्ट एंड आई इज 25 सेंटीमीटर और कंफर्टेबल रीडिंग लेवल। दिस चार्ट कंटेन 30 to 35 फोटोक्रोनिक प्लेट्स। ये चार्ट कितनी 30 से 35 तक फोटो कंटेन, 30 से 35 फोटो होती है इसके अंदर। दीज लेटर्स आर रिटन विथ प्राइमरी कलर्स। और ये किससे लिखा हुआ होता है, प्राइमरी कलर्स से। द पेशेंट इज एबल टू रीड फर्स्ट 11 प्लेट्स करेक्टली, हिज कलर विजन इज नॉर्मल। अगर पेशेंट लगातार 11 प्लेट्स को बिना गलती के एकदम सही पढ़ता है तो उसका कलर विजन नॉर्मल है। अगर वो 11 प्लेट लगातार सही नहीं पढ़ सकता तो उसका विजन एबनॉर्मल है, मतलब सही नहीं है, और उसको आगे और प्लेट्स अपने पढ़ाएंगे। फिर आता है कन्फर्टेशन टेस्ट। कन्फर्ट कन्फर्टेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, एग्जामिनर और पेशेंट जो होते हैं एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और फिर टेस्ट शुरू करते हैं। वैसे ये वाला जो टेस्ट है ये बंद हो गया, अब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता था। क्यों, क्योंकि पेशेंट मना कर देता था कि हाँ मेरे को तो दिख रहा है। अगर लाइट नहीं भी जलती थी तो बोल देता था कि मेरे को तो लाइट दिख रही है। या फिर जब ये टेस्ट कराते थे, मतलब कुछ भी कि हाँ हाथ से मोशन करवा रहे हैं, तो वो बोल देता था कि हाँ हाथ दिख रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं था। तो इसके लिए क्या करते थे, अब ये टेस्ट बंद हो गया है लेकिन अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। कन्फर्टेशन टेस्ट क्या होता है, द पेशेंट एंड एग्जामिनर सिटिंग टू फेसिंग ईच अदर विथ डिस्टेंस 2 फीट। नाउ द पेशेंट क्लोज हिज राइट ओब्लिक आई। अब पेशेंट को अपनी राइट वाली आई को बंद करना है और एग्जामिनर को अब उसकी अपोजिट यानी लेफ्ट वाली आई को बंद करना है। नाउ एग्जामिनर मूव हिज हैंड और एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंटर। अब पेरिफेरल से मतलब साइड में से सेंटर की तरफ मूव करेगा वो कोई भी ऑब्जेक्ट को। और पेशेंट, इफ पेशेंट एंड एग्जामिनर, अब पेशेंट और एग्जामिनर दोनों उस चीज को एक एक जगह पे देख लिए, इसका मतलब उसका पेरिफेरल रीजन नॉर्मल है। लेकिन ये चला नहीं था ये वाला प्रोसीजर, क्योंकि ये पेशेंट नहीं भी दिखता था तो बोल देता था कि हाँ नॉर्मल है, दिख रहा है मेरे को। फिर आता है पेरीमेट्री। पेरीमेट्री टेस्ट क्या होता है, द टेस्ट इज यूज्ड एसेस पेरिफेरल विजन। ये इसकी जगह ये रिप्लेस किया गया था पेरीमेट्री। किस काम में आता है, पेरिफेरल विजन को एसेस करने में। इसके अंदर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, पेरीमीटर बोलते हैं जिसको। पेरीमीटर इज ए लार्ज बॉक्स कंटेनिंग मेनी लाइट्स इन पेरिफेरल एरिया। एक बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर पेरिफेरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है। अब इसमें क्या होता था, अपन जो लाइट जलाते थे पेशेंट वही बता सकता था, इसमें झूठ नहीं बोल पाता था पेशेंट, क्योंकि अपन जो लाइट जलाते थे पेशेंट उससे गलत बता दे तो अपने को पता लग जाता था। एग्जामिनर चेक द रिजल्ट ऑफ एवरी लाइट रिकॉर्ड इट ऑन ए ग्राफ। और हर उसको किस पे रिकॉर्ड कर देता है, एक ग्राफ पे, हर रिजल्ट को ग्राफ पे रिकॉर्ड कर देता। ए ब्लाइंड स्पॉट ऑन पेरिफेरल रीजन इज स्कोटोमा। स्कोटमा।
अब बात करते हैं टोनोमेट्री। टोनोमेट्री क्या होता है? टोनोमेट्री होता है टेस्ट इज यूज टू असेस आईओपी, मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर को असेस करने के लिए। नॉर्मल आईओपी इज 10 to 21 mm ऑफ एचजी। टोनोमेट्री मेनली डन इन मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग रिजल्ट ऑफ टोनोमेट्री आर स्लाइटली रेज्ड ड्यू टू hormonal defect. Pupil dilatory medication like tropicamide is needed for examination. अब प्यूपिल को डायलेट करने वाली मेडिकेशन की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि ट्रोपिकामाइड। द इंस्ट्रूमेंट यूज इज टोनोमीटर। टोनोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है? एक तो कॉन्टेक्ट टोनोमीटर होता है, एक नॉन कॉन्टेक्ट। नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमीटर क्या होता है? जिसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि डिजिटल नहीं होता था। और जो नॉन कॉन्टैक्ट होता था वो डिजिटल होता था और एनेस्थीसिया की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो कॉन्टैक्ट टोनोमीटर क्या होता है? लेस कॉमनली यूज्ड, बहुत कम यूज़ करते हैं। मोर कॉमनली यूज्ड, नॉन कॉन्टैक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट टोनोमीटर क्या होता है? मोर एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब इसके रिजल्ट एकदम सही होते थे, ज़्यादा एक्यूरेट होते थे। और नॉन कॉन्टैक्ट के लेस एक्यूरेट रिजल्ट होते थे। कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री में एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती थी, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री में एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री में टोनोमेट्री इज यूज्ड इज सिडजोई, इसको बोलेंगे स्कीटोज। और टोनोमेट्री यूज्ड इन नॉन कॉन्टैक्ट, इसको बोलेंगे डिजिटल। अब ऑप्थेल्मोस्कोपी या फिर फंडोस्कोपी क्या होती है? द टेस्ट इज यूज टू असेस द स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट लाइक रेटाइना, ऑप्टिक डिस्क एंड मैक्यूला लूटिया। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता था? पोस्टीरियर सेगमेंट की स्ट्रक्चर को असेस करने के लिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑप्थेल्मोस्कोप, द टेस्ट, जो भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होता था उसका क्या नाम था? ऑप्थेल्मोस्कोप। द टेस्ट इज डन इन डार्क रूम। प्यूपिल डायलेटरी मेडिकेशन इज नीडेड। इसके अंदर प्यूपिल डायलेटरी मेडिकेशन इज प्यूपिल डायलेटरी मेडिकेशन इज नीडेड, मतलब कौन सी मेडिकेशन नीड थी? प्यूपिल डायलेशन। कौन सी मेडिकेशन थी? अभी ऊपर बताई थी, ट्रोपिकेमाइड। मैक्यूला लूटिया शुड बी असेस एट लास्ट बिकॉज इट इज लाइट सेंसिटिव एरिया। सबसे लास्ट में करते थे इसको असेस, क्यों? क्योंकि ये सबसे लाइट सेंसिटिव एरिया था। अब ऑप्थेल्मोस्कोपीज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फीचर्स। जैसे लेंस कौन सा यूज होता था? लेंस कितने यूज होते थे? डायरेक्ट में एक, इनडायरेक्ट में दो। डिस्टेंस कितनी होती थी आई और लेंस के बीच में? इसमें डायरेक्ट में होती थी 2 सेंटीमीटर और इनडायरेक्ट में 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन पावर डायरेक्ट का कितना होता था? 15x और इनडायरेक्ट में 5x। अब एरिया विजुअलाइज इन कंपैरिजन टू ऑप्टिक डिस्क, 2x डायरेक्ट में और 8x इनडायरेक्ट में। इमेज डेवी इरेक्ट वर्चुअल और इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड रेड। अब डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फॉर मैक्यूला डिजनरेशन कौन सा था? डायरेक्ट करते थे। डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फॉर मैक्यूलर डिजनरेशन इज डायरेक्ट एंड डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फॉर रेटाइनल डिअटैचमेंट इज इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं सबसे लास्ट डायग्नोसिस की, जो है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ये क्या था? द टेस्ट इज यूज टू विजुअलाइज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। अब एंटीरियर सेगमेंट की स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए इस टेस्ट का यूज करते थे, लाइक आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, ईटीसी। और इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता था? फर्रोलाइट आर यूज्ड। बस ये इतना ही है, बहुत शॉर्ट है ये वाला। इसके अंदर आपको इतना ही लिखना है, इन एंटीरियर, मतलब जो भी एंटीरियर सेगमेंट में जो भी वो होते हैं स्ट्रक्चर्स, उनको एसेस करने के लिए कौन से लाइट रेज का यूज किया जाता है? फर्रोलाइट रेज आर यूज्ड। तो आज का अपना टॉपिक होता है यहीं पे पूरा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं उनको।